हे गाइस, वेलकम टू एजुपोरियम क्लासेस। माई सेल्फ काकुन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर लाइट का रिफ्रैक्शन पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप जाकर हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तीनों पार्ट वीडियोस के जरूर देखें। उसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन में कुछ ऐसा समझेंगे। रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। तो जब हमारी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं या चेंज करती हैं मीडियम को, तो उस वक्त हमारी लाइट रेज की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब ये मीडियम क्या होते हैं? मीडियम होता है कोई भी माध्यम जिसमें से लाइट पास हो सकती है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में अपने तीन मीडियम्स को स्टडी करेंगे, एयर, वाटर, ग्लास। एयर में लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वाटर में उससे थोड़ी सी कम, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में यही स्पीड 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर एंड मिनिमम इन द ग्लास। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम अपने मीडियम को दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तो वो हो गए जिसमें हमारी लाइट की स्पीड कम चल रही है, और रेयरर मीडियम वो हो गए जिसमें हमारी स्पीड ऑफ लाइट मोर है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आ जाएंगे जैसे कि ग्लास, और रेयरर की तरफ अगर हम जाएंगे तो जैसे एयर। वाटर भी हम ऑप्टिकली डेंसर में ही ले लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलेंगे तो आप एयर या एयर की जगह एक और वर्ड वैक्यूम भी यूज करोगे, तो इट विल बी द सेम कॉन्टेक्स्ट टू एयर, तो वो भी यूज होता है। अब रही बात रिफ्रैक्शन की, तो यहाँ पे हम एक लाइट रे डालते हैं। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो लाइट रे एंटर कर रही है, ये मीडियम तो एयर था, एयर से वो एंटर करेगी ग्लास के अंदर। तो जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में बोला है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ एंटर करती है लाइट रे, तो उसकी डायरेक्शन में हल्की सी बेंडिंग हो जाएगी इस तरीके से। अब ग्लास से दोबारा एयर की तरफ बाहर आएगी तो इसकी फिर से बेंडिंग हो जाएगी इस तरीके से। तो ये तो था सिंपल प्लेन रिफ्रैक्शन। अब ये जो बेंडिंग है, इसको ये कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कितनी बेंड होगी, ये लाइट रे किस तरफ बेंड होगी। हो सकता है ये हल्का सा कई बार ऐसे भी जा सकती थी इस तरीके से, बट इसको डिसाइड करने के लिए हमारा एक सिंपल सा रूल ये है कि जब हमारी लाइट रे किसी भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ एंटर करती है, तो उस टाइम हमारी लाइट रे की बेंडिंग इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे लिख देते हैं इस बात को, एक डायग्राम के थ्रू ज्यादा बेटर समझाएंगे इसको। उससे पहले दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर एक लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ एंटर करेगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब भाई ये नॉर्मल क्या चीज है, तो आइए इस डायग्राम के थ्रू ही समझ लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फिर से काम आएगा यही समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, लाइट रे उसी तरीके से एंटर कर रही है एयर में से, मीडियम चेंज हुआ, ये हमारा ग्लास है। यहाँ पे ना एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री पे इस ग्लास स्लैब पे टच करेगी। जैसे ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा इस तरीके से। तो रूल क्या कहता है कि रेयरर से डेंसर की तरफ जब एंटर होती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब ये लाइट रे हल्की सी इस तरीके से नॉर्मल के करीब आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अब जब ये ग्लास से दोबारा एयर की तरफ जाएगी, द रिवर्स, कि डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं, ये 90 डिग्री का ये रहा ऐसा। अब की बार ये इस नॉर्मल से अवे चली जाएगी दिस वे। तो ये तो सिंपल से हमारे कुछ रूल्स थे जिनसे हमने ये डिसाइड किया कि भाई ये बेंडिंग की डायरेक्शन किस तरफ होने वाली है। अब ये पूरी रिफ्रैक्शन की थ्योरी को एक्सप्लेन करती है हमारी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लेट्स चेक दिस आउट।
सो वेव थ्योरी ऑफ लाइट कुछ ऐसा बताती है कि हमारी लाइट रे जो होती है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी वेव्स, और ये लाइट शुड फॉल ऑब्लिकली ऑन द सरफेस। जब ऐसा सिचुएशन होगी सिर्फ उसी केस में हमारी लाइट का रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। तो समझते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। देखिए ये हमारा ग्लास स्लैब हो गया। यहाँ पे अब की बार हम लाइट की एक सिंगल रे ना लेकर अब हम उसको एक बीम के फॉर्म में कवर करेंगे लाइक दिस। इसमें टाइनी टाइनी वेव्स होती हैं, ऐसा वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहती ही है। तो ये जो लाइट रे है ये एयर से आ रही है और ये हमारा ग्लास स्लैब है जिसके अंदर ये एंटर हो रही है। यहाँ पे हमारी लाइट रे ऑब्लिकली इस सरफेस पे फॉल कर रही है। ऑब्लिकली का मतलब तिरछा। तो अगर ऐसा होगा तो इस लाइट रे का एक पॉइंट हो गया ए, इधर वाला ये पॉइंट हो गया बी। दोनों पे हम एक एक नॉर्मल बना देते हैं। ऐसे ही हमने नॉर्मल क्रिएट किया, यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल क्रिएट करते हैं। तो जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ लाइट एंटर करेगी तो हमारा रूल क्या था कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। बट यहाँ पे ना एक छोटा सा स्नैग है, वो ये है कि इस पॉइंट पे हमारी लाइट रे थोड़ा जल्दी एंटर कर गई और इस पॉइंट बी पे हमारी लाइट रे थोड़ा सा जल्दी एंटर कर गई और पॉइंट ए पे हमारी लाइट रे हल्का सा इट अ लिटिल लेटर देन पॉइंट बी। अब हमें ये भी पता है कि एयर में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और थी, ग्लास में कुछ और आएगी। तो क्या हुआ होगा कि पॉइंट बी पे ना इस लाइट की स्पीड में एकदम से चेंज आ गया होगा और पॉइंट ए पे यही चेंज जो आया होगा वो लिटिल लेटर आया होगा, जिसकी वजह से हमारी लाइट जो बेंडिंग पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का बना। अब दोबारा से इसको हम ग्लास से एयर की तरफ निकालते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल। सो रूल ये कहता है कि जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी ये लाइट तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अब अगेन सेम वही पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारी जो लाइट है, लेट सपोज इसको हम ए डैश ले लेते हैं, इसको हम बी डैश ले लेते हैं। तो अब ए डैश और बी डैश पे ना फिर से वो ही डिफरेंस आया है अ लिटिल लेटर का। इस पॉइंट पे लाइट, इनमें से एक पॉइंट पे लाइट जल्दी बेंड कर गई क्योंकि वो जल्दी स्ट्राइक कर गई थी हमारे इस सरफेस को, और एक पॉइंट पे अ लिटिल लेटर, जिसकी वजह से इनकी स्पीड में वेरिएशन आ गया बेंडिंग के टाइम पे, और ये एक रिफ्रैक्शन हमारी लाइट का यहाँ पे भी क्रिएट हो गया। सो ये पूरा फिनोमिना हमारी वेव थ्योरी ऑफ लाइट बताती है। बट अगेन अब हम इस सिचुएशन को ना थोड़ा सा इस एंगल से भी देखते हैं कि भाई ऑब्लिकली ही क्यों, क्या होगा अगर मेरी ये रे ऑफ लाइट मेरे इस ग्लास स्लैब पे परपेंडिकुलरली फॉल कर गई, तो इसमें क्या केस होगा। फिर से एक ग्लास स्लैब बना लेते हैं, लेकिन अब की बार परपेंडिकुलर डालते हैं हम इस लाइट रे को, वेव्स बना देते हैं इसके अंदर। अब की बार ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये वाले। अब अगर ध्यान से देखें तो ग्लास स्लैब के इस सरफेस पे दोनों पॉइंट ने सेम टाइम पे स्ट्राइक किया। अब सेम टाइम पे स्ट्राइक किया, सेम टाइम पे एंटर किया, ऐसे एंटर कर गई। यहाँ पे चलो अगर हम नॉर्मल क्रिएट भी कर लेंगे तो भी हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये सेम टाइम पे एंटर कर गई तो इनकी स्पीड्स पे भी कोई मिसमैच नहीं हुआ होगा, और इसी तरह से ये सेम पॉइंट पे इस ग्लास स्लैब से एग्जिट भी कर गई, तो यहाँ क्या कोई रिफ्रैक्शन पॉसिबल हुआ? नहीं। सो हमें रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में दो बातें याद रखनी है। देयर शुड बी अ चेंज ऑफ मीडियम, the light should fall obliquely, and there should be a difference in the medium, air से glass, glass से water, या ऐसा कुछ भी। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ करते थे, याद है दोनों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते थे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। और सेकेंड क्या होता था? द रे ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड द रे ऑफ रिफ्रैक्शन या रे ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताते हैं? इसके लिए दोबारा से एक बार ग्लास स्लैब बनाते हैं।
प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार बनाते बनाते, मेरे साथ बनाते रहना ये ग्लास स्लैब को वाले एक्सपेरिमेंट को। सो यहाँ पे अब डाला हमने फिर से एक रे ऑफ लाइट, मीडियम हुई, इधर एयर, यहाँ पे ग्लास, और दोबारा एयर की तरफ निकालेंगे। ठीक है, सो अब ये बन गई इंसिडेंट रे। यहाँ पे डाल लेते हैं एक हम नॉर्मल, ये डालना जरूरी है। ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर की तरफ, तो मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर एक नॉर्मल बना दो, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर की तरफ, तो मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा कर लेते हैं। तो चलो अब हम एनालाइज करेंगे इसमें कि कहाँ है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहाँ है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एक और कहाँ है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। तो देखो, नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। यहां पे हमारा क्रिएट हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है, जो नॉर्मल बनाएगी रिफ्रैक्टेड रे के साथ। ये हमारा सरफेस हुआ ग्लास का ए बी। अब इधर की तरफ आते हैं सी डी की तरफ। अब जब ये रे ऑफ लाइट सरफेस सी डी पे फॉल कर रही है, तो यहां से यहां तो कहला रही थी रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन इस सरफेस के लिए सी डी के लिए ये दोबारा से इंसिडेंट रे की तरह फॉल करेगी। ठीक है, और फिर ऑल टुगेदर एक न्यू रे निकलेगी नीचे यहाँ पे, जिसको हम कहेंगे इमर्जेंट रे। इमर्ज का मतलब होता है एकदम नए रूप में उभर के आना। ठीक है, सो ये हो गई हमारी इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे जो होगी वो हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंस बनाएगी, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक चीज अगर अज्यूम करें कि ना ये कोई मीडियम चेंज हुआ होता, तो कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं होता, तो मेरी ये इंसिडेंट रे कैसी निकलती? ऐसी की ऐसी कुछ सीधी निकल जाती, कुछ ऐसी करती हुई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पास कट जाती। तो ऐसे केस में अगर मैं देखूं तो मेरी ओरिजिनल इंसिडेंट रे एक नई इमर्जेंट रे जब बनके तैयार हुई, तो अपने पाथ से कैसे डिविएट हुई? कुछ ऐसे, ये इसका डिविएशन हो गया। ठीक है, इस डिविएशन को, ये जो एक गैप क्रिएट हुआ है, इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेटरल का मतलब होता है साइडवर्ड्स। जैसे उसमें याद है रिफ्लेक्शन की वीडियो में हमने पढ़ा था, प्लेन मिरर्स का एक फिनोमिना होता है लेटरल इन्वर्जन। अगर मैं शीशे में खुद की राइट पार्टिंग देखूंगी तो मिरर में मुझे वो लेफ्ट नजर आती है कि मेरी इमेज साइडवर्ड्स इन्वर्स हो गई। ठीक है, सो ये यहाँ पे भी साइडवर्ड्स डिस्प्लेस हो गई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और फुल फॉर्म में इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे। राइट, सो ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कवर हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। अब इसके बाद यहां से हम अपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिसाइड करते हैं। तो पहला लॉ ये कहता है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू माय एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, रीजन समझ लो। क्योंकि जो ये मेरी इंसिडेंट रे होगी, अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता, और जो मेरी ये इमर्जेंट रे है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होती हुई निकलेंगी। तो पैरेलल होने की वजह से ये हमारे नॉर्मल के साथ सेम एंगल क्रिएट करेंगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नेवर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी एक इसी फर्स्ट लॉ का ही पार्ट होता है। सेकेंड होता है कि हमारा द रे ऑफ इंसिडेंस, मतलब द इंसिडेंट रे, the normal and the emergent ray all lie in the same plane. ठीक है, सो ये भी हम मेंशन कर देते हैं। याद कर लो, जितनी देर में मैं लिख रही हूँ उतनी देर में तो आपको याद भी हो जाना चाहिए। all lie in the same plane। ठीक है, सो यहां तक हमने अपने रिफ्रैक्शन के लॉस कवर कर लिए, फिनोमिना कवर कर लिया, वेव थ्योरी कवर कर ली। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ, जो रिफ्रैक्शन, जिसपे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हर साल आते हैं।
तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। क्या होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो बुकिश डेफिनेशन तो कुछ ऐसा कहती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम शोज द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। तो इससे हम क्या कुछ अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इससे ये पता चलता है कि किसी मीडियम में अगर हमारी लाइट रे एंटर कर रही होगी तो वो मीडियम उस लाइट रे को किस हद तक रिफ्रैक्ट करेगा या फिर बेंड करेगा। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हमें एक बार रिकैप करना पड़ेगा हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी इक्वल नहीं होते। अब इस चीज का फायदा उठाया हमारे एक साइंटिस्ट स्नेल ने और उन्होंने डिस्कवर कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कुछ ऐसा कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रेशो हमें देता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और सोचो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हम किस मीडियम का निकाल रहे हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से वही ग्लास स्लैब बना लेते हैं। एयर से लाइट एंटर करेगी ग्लास की तरफ, ये रही हमारी लाइट रे। नॉर्मल भी बना देना क्योंकि ये जरूरी है, और लाइट रे को टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करा देना। यहाँ पे तो क्रिएट हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि एयर में क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि ग्लास के अंदर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे हमारी लाइट रे एयर से एंटर कर रही है ग्लास की तरफ, तो हमेशा जिस मीडियम में से लाइट एंटर कर रही है उसे फर्स्ट प्लेस पे रखना, जिसमें एंटर हो रही है उसे पीछे सेकंड प्लेस पे रखना। यहाँ पे हम डालेंगे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज क्रिएटेड इन द एयर, और यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज क्रिएटेड इन द ग्लास। तो ये जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कैलकुलेट करके मिलेगा, दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का कैलकुलेट होता है इस फॉर्मूले से, ठीक है। सो यहाँ पे जब लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यूमेरिकली, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम 37 डिग्री ले लेते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 24 डिग्री ले लेते हैं। जब हम इसमें इसकी साइन की वैल्यूज जो कि एग्जाम में तुम्हें नॉर्मली प्रोवाइड की जाएंगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे जब इनकी वैल्यूज डालेंगे तो इट इज 0.6 बाई 0.4, कुछ 1.50 जैसी आएगी। सो दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सेकेंड मीडियम का निकलेगा, ठीक है। सो यहाँ से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सिग्निफिकेंस पता चल गई। थोड़ा सा ध्यान से अगर यहाँ पे एनालाइज करो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री का था, और रिफ्रैक्शन जो होने के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बना वो 24 डिग्री का। तो देखो कि इस पर्टिकुलर मीडियम ने, ग्लास ने इस लाइट रे को कितना बेंड किया होगा कि वो 37 डिग्री से छोटा होके 24 डिग्री रह गया, इतनी बेंडिंग हुई होगी। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जो 1.5 निकला है, ये बताता है कि इस ग्लास ने इस लाइट रे को कितनी हद तक बेंड किया होगा। सो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर विल बी द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। तो अब अगर हम इससे रिकैप करें तो ये बताओ मुझे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा या ग्लास का ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली ग्लास का ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है उतना ज्यादा वो हमारी लाइट रे को बेंड करता है, और जितना ज्यादा वो हमारी लाइट रे को बेंड करेगा मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा हाई होगा, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक और फॉर्मूला जल्दी से कवर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सो अब इस पूरी रिफ्रैक्शन की वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि जो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम लेंसेज का पूरा टॉपिक एट वन गो कवर करेंगे। सो जुड़े रहिए एडिपोरियम क्लासेस के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।